जय हिंद। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट, जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होने वाला है। इसका सोशल साइंस पढ़ेंगे, हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे। और इससे पहले बाल विकास की वीडियो हम प्ले लिस्ट पर उपलब्ध हैं, चल रही है बाल विकास। और इसी के साथ साथ आज से सोशल साइंस भी शुरू करेंगे। और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए है। पेपर सेकंड में जिनका सोशल साइंस है उनके लिए, और जिनका मैथ और साइंस है उनके लिए नहीं है। ये सोशल साइंस जिसका सब्जेक्ट है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में सभी के लिए अनिवार्य है। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया है इसमें, और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? ए है पेशवा और मालवा, बी दिया है पेशावर, सॉरी यहाँ पे पेशवा नहीं, ए है पेशावर और मालवा, मालवा कह रहे हैं, मावला, पेशावर और मावला, बी है पेशावर और मथुरा, सी है पेशावर और वाराणसी, डी है पेशावर और उज्जैन। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो कुषाणों ने पेशावर और उज्जैन केंद्रों से शासन किया था। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाणों ने कहाँ से शासन किया था? पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। और कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण जो थे ये चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में बिम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों में बिम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। और इस वंश के का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। और सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। और कनिष्क ने अपने शासनकाल में कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया गया था। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में शक संवत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी ऑप्शन दिया है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। सी ऑप्शन दिया है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ऑप्शन में दिया है ए में ए और बी सही है। बी ऑप्शन में दिया है बी और सी सही है। सी ऑप्शन में दिया है ए और सी सही है। और डी ऑप्शन में दिया है ए, बी और सी तीनों सही है। तो यही सही है, ए और बी और सी तीनों सही है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन सही हैं। पूरा पाषाण काल आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यह सही है। और इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, इसलिए ये भी सही है। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान, पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई, ये भी सही है। विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग इसका।
तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन में डी दिया है, ए बी और सी सही है। तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। इसका आंसर में विश्लेषण देखते हैं तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, इसके इस गुफा के चित्र भी पूरा पाषाण कालीन अर्थात पूरा पाषाण काल के हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन का आरंभ पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का आरंभ पूरा पाषाण काल में हुआ है और मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इसी काल अर्थात पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई। और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार हम लोग जानते हैं पूरा पाषाण काल में। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। और पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो अतः दिया गया कथन ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला विकल्प दिया है, पंचम मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बी ऑप्शन में दिया है, मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। ऑप्शन ए में दिया है ए सही है परंतु बी गलत है। बी दिया है बी सही है परंतु ए गलत है। सी है ए तथा बी दोनों सही है। डी ए तथा बी दोनों गलत है। आंसर में विश्लेषण में हम लोग देखते हैं तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। यानी मनसबदारी व्यवस्था जो चलाया था ये प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसे चलाया था मनसबदारी व्यवस्था को मुगल शासक अकबर ने। और कब चलाया था तो 1575 ईस्वी में चलाया था। और मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए अर्थात इसके मनसब के जरिए मनसब व्यवस्था के जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे और अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसलिए ये सही है परंतु बी गलत है। ए सही है। ए में दिया है मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई। मनसब कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था 1575 ईस्वी में, हम लोग देख चुके हैं। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद दिया जाता था, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। ये पहला सही है और दूसरा गलत है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहते थे। नहीं, इनकी घुड़सवारों पर निर्भर किया जाता था। घुड़सवार एक निर्धारित संख्या में रखने पड़ते थे। यहाँ पे देखिए मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में घुड़सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए ऑप्शन सही है कि ए सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? अर्थात अशोक के जो अभिलेख है वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर ग्रीक और अरामाइक दोनों भाषाओं में पाया गया है? ऑप्शन ए दिया है कंधार, बी है मास्की, सी है टोपरा और डी है कालसी। तो
विश्लेषण की बात करें तो कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है, अर्थात कंधार में पाया गया, अर्थात ये है कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख जो हैं वो दोनों भाषाओं में, ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवा नाम प्रिय तथा देवा नाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया जाता है। तो अशोक को और किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अशोक को देवा नाम प्रिय तथा देवा नाम प्रियदर्शी उपाधियों से भी संबोधित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। कुछ नोट भी दिया गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फेंथलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। शिलालेख, शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेख 7 और गुहा लेख। ये इतने अशोक के अभिलेख जो थे उनको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में। इनके शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेख इनके 7 हैं और इसके अलावा अतिरिक्त गुहा लेख भी, अर्थात गुहा लेख अर्थात गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं वो भी है। शिला अर्थात पत्थरों पर जो, शिलाओं पर जो लिखे गए हैं उन्हें शिला लेख, जो स्तंभों पर लिखे गए हैं अर्थात खंभों पर लिखे गए हैं उसे स्तंभ लेख, और जो गुफाओं में लिखे गए हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है। तो अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं, अशोक के स्तंभ लेख की बात करें, सिर्फ स्तंभ लेख की है जो 7 लिखे गए हैं, ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख, शिलालेख जो 14 हैं, जिनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि में मिलते हैं। और अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ब्राह्मो शिलालेख, ब्राह्मी शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आड्विक राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। गोंड राज्य था एक, उसका गढ़कटंगा में, गोंड राज्य के गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। इसे उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए है। कुइया कुंडन उदययार के अभिलेख में, बी अकबरनामा में, सी बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, डी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। तो इसका बी सही है। अकबरनामे में इसका उल्लेख किया गया है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गोंड एक प्रकार की जनजात थी, गोंड एक प्रकार की जनजात थी जो झूम खेती करती थी। झूम खेती हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसी खेती को कहा जाता है जहाँ पर एक बार खेती कर दी जाती थी तो वहाँ पे दोबारा खेती नहीं किया जाता था। ऐसी खेती को झूम खेती कहा जाता था। गोंड एक प्रकार की जनजात थी जो झूम खेती करती थी। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन उपार्जित करते थे। बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई एक ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में किया गया है।
तो इसमें ऑप्शन जो सही है अकबरनामा, अकबरनामा ऑप्शन सही है बी। गोंड कटंगा गढ़कटंगा में, गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे अकबरनामा में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। इसमें अभिकथन ए दिया गया है और उसका कारण आर दिया गया है, इस पर विचार करना है कि सही विकल्प कौन सा है। अभिकथन ए दिया है, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी, पुरी जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण दिया है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। सही विकल्प का चुनाव करें। ए दिया है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी दिया है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत है। आंसर का विश्लेषण करें तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। दुनिया का मालिक जगन्नाथ अर्थात विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा में स्थित है। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। अर्थात अतः ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दोनों सही है। स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है, ये भी सही है और इसका कारण भी सही है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। और इस पूरे सेंटेंस को हम लोग एनसीईआरटी की बुक में कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। बी है, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सी है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। डी है, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। ऑप्शन दिया है बी तथा डी सही है। बी में दिया है डी, सी तथा डी सही है और सी में ए बी सही है, डी में ए और सी सही है। तो इसका ऑप्शन विश्लेषण की बात करें तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एनसीईआरटी में हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हैं। पूरा 6 to 8 तक एनसीईआरटी की बुक पूरा पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है इस चैनल पर। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तो
अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बी और डी सही है। तो इसमें बात करें बी और डी, बी सही है और डी सही है। तो बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को नहीं, अभी हम लोग देखें सफ़ेद झंडे को इन्होंने बिरसा राज का प्रतीक बनाया था, तो ये ऑप्शन गलत है। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, ये सही है, अभी हम लोग देख चुके। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध नहीं था, ये गलत है, इनको सुधारने के ही पक्ष में था बिरसा का आंदोलन। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया और बिरसा के लोग इस आदिवासी समूह के मुंडा जनजाति के लोग जमींदारों और हिंदू जमींदारों और मिशनरियों को बाहरी लोग समझते थे, बाहरी लोग मानते थे। तो इनका लगातार इन लोगों ने विरोध किया बिरसा ने। तो ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए ऑप्शन बी में दिया है, बी और डी दोनों सही है, यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे और दिया गया है, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अतः कथन ए और डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए दिया गया है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। अगला बी ऑप्शन दिया गया है, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। 1880 के दशक तक की स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, ए सही है किंतु बी गलत है। बी दिया है, बी सही है किंतु ये गलत है। सी दिया है, ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। डी दिया है, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था। यहाँ भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। इसलिए ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। इस तरह से ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी में दिया है, ए और बी दोनों सही है, ए का कारण बी है। तो लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर उस समय अपनी आजीविका चला रही थी, वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। ये सही है और इसका कारण यह था कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए थे। ऐसे भारतीय बाजार जहां से विदेश से कपड़े आते थे, ब्रिटेन से कपड़े आते थे,
उनसे भारतीय बाजार पट गया था और 1880 के दशक तक की स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 अर्थात 2/3 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए दिया है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। बी ऑप्शन है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। सी दिया है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। डी दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। औपनिवेशिक शिक्षा अर्थात ब्रिटेन की शिक्षा का इन लोगों ने समर्थन किया था, विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। ऑप्शन ये तो गलत इसमें दे दिया गया, संभवतः यही होगा। महात्मा गांधी विश्लेषण देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। देखिए, विरोध किया था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसलिए यह कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन तो यही सही है, ऑप्शन ए कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे बी दिया है, ये ए होगा। ए ऑप्शन सही होगा कि दोनों लोगों ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? यानी कि ये किसने कहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? यह कथन किस समाज सुधारक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है श्री नारायण गुरु, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में राजा राम मोहन राय। तो हम लोग जानते हैं विधवाओं को सती प्रथा का अंत, जहाँ सती प्रथा विधवाओं को जो जला दिया जाता था उसे सती प्रथा कहा जाता था। और सती प्रथा के अंत में बहुत बड़ा सहयोग राजा राम मोहन राय का रहा है। तो राजा राम मोहन राय ने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया था और इन्होंने कहा था कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं लिखा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा है। ऐसा कहीं प्राचीन ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। इनके इस तथ्य को अंग्रेजों ने भी माना था। इस आधार पर सती प्रथा का विरोध करते हुए सती प्रथा का अंत भी कर दिया गया था। इसके विरुद्ध कानून भी बना दिया गया था। तो देखते हैं विश्लेषण। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो यही है अपने राजा राम मोहन राय।
इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और इन्होंने राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रदा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। ऑप्शन डी सही है। राजा राम मोहन राय ने से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया? ऑप्शन ए है सनातन धर्म सभा, बी है एशियाटिक सोसाइटी, सी भारत धर्म महामंडल, डी सत्य शोधक समाज। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, सत्य शोधक समाज। विश्लेषण देखते हैं तो भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना सन 1873 में ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था और यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इसी समय ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था और 1873 ईस्वी में किया था। और ये किस लिए था? इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों को विमुक्त करना था। और ये इन्होंने ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में ही गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा सत्यशोधक समाज, ऑप्शन डी सही होगा। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया? तो सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर विशेष मुख्य रूप से ध्यान दिया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। टीपू सुल्तान के संबंध में ऑप्शन ए और बी दिया गया है। तो ऑप्शन ए है अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी दिया है उसने अर्थात टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है ये सही है किंतु बी गलत है, बी में ए गलत है किंतु बी सही है, सी में ए, दोनों ए और बी सही है, डी में ए, दोनों ए एवं बी गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों ए और बी सही हैं। दोनों ए और बी सही हैं कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, ये भी सही है। और इन्होंने टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों ए और बी दोनों सही हैं। तो अपनी मृत्यु विश्लेषण हम लोग देखते हैं इसका। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में। हैदर अली विजयी हुआ। हैदर अली कौन थे? हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली हुआ था। इसमें हैदर अली विजयी हुए और हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया और टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने अर्थात टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की और टीपू ने अपनी राजधानी
पट्टम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाया, जो यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, जिस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई। अतः ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में टीपू सुल्तान अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, ये भी सही है। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपरा का विरोध किए, दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, बी बदरुद्दीन तैयब, सी रोमेश चंद्र दत्त और डी है दादा भाई नौरोजी। तो हम लोग जानते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हमारे प्यारे दादा भाई नौरोजी हैं। तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के औपनिवेशिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। और यह एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान, लेखक थे। यह 1892 से 1895 के बीच दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी से 1895 ईस्वी के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। तो इन्होंने लिखा है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के औपनिवेशिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? ऑप्शन ए है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। बी में दिया है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। सी में भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। डी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो ऑप्शन ए में गुट निरपेक्ष भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना तथा मिस्र देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र आदि देश थे। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? अर्थात ग्रहों के एक ग्रह है, तो किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ऑप्शन में दिया है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। बृहस्पति ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए दिया है ए, बी और सी। ए, बी और सी, अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण। यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है। तो बृहस्पति के
चारों तरफ छल्ले हैं और शनि के चारों तरफ वलय या छल्ले हैं और यूरेनस के भी चारों तरफ छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात वरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति या सौर मंडल का, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर अर्थात बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। घूर्णन किसे कहते हैं? जब अपनी धुरी पर ही घूमता है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और परिभ्रमण किसे कहा जाता है? परिक्रमण उसे कहा जाता है जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो घूमते हैं ग्रह उन्हें परिक्रमण कहा जाता है। तो बृहस्पति के कुल और यह अपने अक्ष पर अर्थात बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है और बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का बृहस्पति का उपग्रह जिसका नाम है गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। इनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि के 7 उपग्रह हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण की बात करें और अरुण अर्थात यूरेनस का, तो इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह अर्थात यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी और इसके भी चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है अर्थात 97.8 डिग्री या अंश झुका हुआ होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सही है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं, शनि के भी चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं और यूरेनस ग्रह के भी चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? मानक याम्योत्तर अर्थात देशांतर रेखा। भारतीय मानक रेखा की बात करें तो भारतीय मानक रेखा जो भारत के सबसे बीचों बीच से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ जो है उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है और जो पश्चिम की तरफ हैं उन्हें पश्चिम देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अपना भारत आता है पूर्वी देशांतर रेखा में और इसके सबसे बीचों बीच से भारत के गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारत की टाइमलाइन रेखा भी कहा जाता है। 82 डिग्री 30 इंच रेखा 82.5 डिग्री रेखा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व मानक याम्योत्तर अर्थात देशांतर रेखा पर आधारित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री भारतीय मानक टाइमलाइन की बात करें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि भारतीय मानक टाइमलाइन की बात करें तो यह रेखा भारतीय मानक टाइमलाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है और प्रयागराज के ज़िले की बात करें तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से भी होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है।
तो इसी के साथ साथियों ये वीडियो यहीं तक। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि वीडियो में आपको ऐसा कुछ लगा हो कि जानकारी थोड़ा बहुत भी मिली है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे कुछ होता नहीं, सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलेगा। और नहीं करेंगे तब भी तो हम वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो बनाने का मन करेगा। वैसे भी हमारा मोटिव सिर्फ वीडियो बनाने का सिर्फ हमारा शौक़ है, निःशुल्क उपलब्ध कराना है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी तैयारी के साथ-साथ और लोगों की तैयारी, सिर्फ यही इतना उद्देश्य है। इसलिए साथियों यदि आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिएगा। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, टेक केयर।